गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है ईसीडी की तैयारी कैसे करें। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो कि आपको ईसीडी की तैयारी कैसे करनी है। आपका एग्ज़ाम है तो ईसीडी में आपको पढ़ने के लिए मैं चैप्टर वाइज बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चैप्टर 1 में जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन जो है आपको पता होना चाहिए। वैसे कोई पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा और उसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब होता है उसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हेडिंग है, हेडिंग पढ़ लेना। मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इस तरह से हेडिंग दी हुई है बुक में। तो पहले चैप्टर में आप पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होते हैं, एक लाइन इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके बाद लिखना है 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं, उसकी 2 लाइन की डेफिनेशन है, वो पढ़ लेना और उसके 2-3 उदाहरण याद कर लेना। फिर पैसिव कंपोनेंट वो क्या होते हैं, उसकी 2 लाइन की डेफिनेशन पढ़ लेना, उसके 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपको सिर्फ पहले चैप्टर में यही पढ़ना है। फिर दूसरा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपको पैसिव कंपोनेंट्स थोड़ा डिटेल में पढ़ने हैं। अब हमारे पास देखो 3 ही पैसिव कंपोनेंट होते हैं, RCL, रसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है, इनके बारे में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। रसिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके टाइप्स कितने तरह के होते हैं। अगर आपको लग रहा है बुक में बहुत सारा है तो आप पहले हेडिंग याद कर लें। ठीक है, जैसे रसिस्टर है, कितने टाइप के रसिस्टर है, उनकी हेडिंग नाम याद कर लें, नाम नोट कर लें। फिर उनके बारे में एक लाइन पढ़ लें कि अच्छा ये रसिस्टर ये वाला होता है तो इसकी ये विशेषता है, दूसरा रसिस्टर ये है तो इसकी विशेषता है। इसी तरह से कैपेसिटर भी जैसे कई प्रकार के होंगे, मीका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। तो इनके पहले नाम याद कर लें बुक में से, फिर उसके बारे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक 2 लाइन की पढ़ लें कि इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग। तो इनकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, इनके डायग्राम है, उनके डायग्राम दिए हुए हैं, कैसे आर को कैसे डिनोट करते हैं, सी को कैसे डिनोट करते हैं। तो इनके डायग्राम आप देख लें अच्छे से, डायग्राम की बना के कॉपी पे प्रैक्टिस कर लें कि डायग्राम कैसे बन रहा है। बस आपको अगर डायग्राम बनाना आता है, उसके बारे में 2 लाइन पता है क्या है, तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम आप बना लेंगे। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है और उसमें नॉइस का क्या इफ़ेक्ट रहता है, ये थोड़ा सा टॉपिक आप पढ़ लेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप, मैंने बताया कि जैसे पैसिव कंपोनेंट है तो आप हेडिंग याद करें, उसके बारे में एक 2 लाइन याद करें। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, जिसमें है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या है, इनके भी डायग्राम है। वोल्टेज सोर्स में V बना होगा, करंट सोर्स में I बना होगा गोले में। तो इसमें वोल्टेज सोर्स समझते हो ना, बिजली जो हमें वोल्टेज देता है, करंट सोर्स जो हमें करंट देता है। तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, आइडियल की ऐसा होना चाहिए, आइडियल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता है। आइडियल तो अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी ना इफेक्ट पड़े उस पर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि वो आइडियल हो, प्रैक्टिकली थोड़ा चेंज होता है। तो उसमें आइडियल में और प्रैक्टिकल में क्या अंतर है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये पढ़ लेंगे। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और वोल्टेज को करंट में बदलना और करंट को वोल्टेज में बदलना, ये एक न्यूमेरिकल है। अगर आप करना चाहें, इस पर न्यूमेरिकल हैं कि कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, करना चाहें तो कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लोटिंग एंड ग्राउंडेड डीसी सप्लाई। ये थ्योरेटिकल टाइप है कि फ्लोटेड डीसी सप्लाई कैसी होती है और ग्राउंडेड डीसी की सप्लाई कैसी होती है। ये भी आपको 2 3 लाइन दोनों के बारे में पढ़ना है कि फ्लोटेड वाली कैसी होती है और ग्राउंडेड वाली डीसी सप्लाई कैसे होती है। 2 लाइन 3 लाइन इनके बारे में कॉपी में लिख के अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ हो गया आपका चैप्टर 3 ख़त्म। तो ये शुरू के जो चैप्टर हैं इनमें से बहुत ज़्यादा नहीं आता। जो चैप्टर 4 है, यहाँ से जो अब आपके चैप्टर शुरू हैं, इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो चैप्टर 4 में सबसे पहले ही पढ़ोगे आप डायोड। तो डायोड क्या होता है, तो डायोड एक पी टाइप को और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम जब जोड़ देते हैं तो वो डायोड बन जाता है, पी और एन को मिला के। अब डायोड बन जाता है तो डायोड में डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, तो आपको ये करने के लिए इसमें आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे डायोड है, इनके बारे में कैसे समझना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनमें इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, होल किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, होल पे कौन सा चार्ज होता है, ये मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ कई बार। तो इसको आप
अच्छे से इसकी वर्किंग समझ लें। बहुत इजी है कि पी में होल होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है ये। उसके बाद आती है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स वैसे तो आपको बताई गई है, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही या कुछ भी है अभी पढ़ने में नहीं समझ में आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी क्लास भी छूट गई तो आप करेक्टरिस्टिक्स का जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम याद कर लें। कुछ भी नहीं है, डायग्राम दिख रहा है, मैंने छोटा सा बना रखा है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप यहाँ पे ऐसे याद कर ले डायग्राम, और ये लिख लें किस किस के बीच में ग्राफ बना है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ, और वो ग्राफ किस चीज़ के बीच में बनता है, वोल्टेज और करंट के बीच में बनता है। जब हम डायोड की करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो एक तरफ वोल्टेज लिख देंगे, एक तरफ करंट लिख देंगे, और वो डायग्राम बना लेंगे। आप डायग्राम याद कर लेंगे, फिर डायग्राम को देख देख के ही थ्योरी अपने हिसाब से लिख लेंगे। पहले आप डायग्राम याद कर लें। अब जैसे डायग्राम में कर्व है तो आप लिख दोगे कि वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, फिर आगे आगे और वोल्टेज बढ़ी तो करंट और बढ़ गई। इस तरह से आप डायग्राम को देख देख के लिख दोगे, पर आपको डायग्राम याद होना चाहिए। फिर इसमें चैप्टर 4 में, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें आ जाता है बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, दो तरह से बाइसिंग की जाती है डायोड की, वो आ जाता है। उसके बाद जब हम बाइसिंग करते हैं तो जंक्शन जो होता है पीएन जंक्शन, उस पर रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों आ जाते हैं। उनके बारे में आप फॉर्मूला दे रखा है रेसिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का, वो फॉर्मूला याद कर लेंगे किससे डिनोट करते हैं। फिर है रेक्टिफायर, SWR और FWR, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर एक डायोड लगाते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, डायग्राम याद कर लेंगे, और इनकी आउटपुट रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। तो एसी आपको बनाना आता है, डीसी रेक्टिफायर से हमें कैसा डीसी मिलता है उसका डायग्राम देख लेंगे। मेन है इम्पोर्टेंट इसमें डायग्राम्स, आप डायग्राम समझ लेंगे तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसकी थ्योरी लिख सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर आ जाता है। उसके बाद आता है इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। और रिपल फैक्टर का भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आता भी है रिपल फैक्टर क्या होता है तो आप उसमें फॉर्मूला है एक लाइन का, तो वो याद कर लेंगे। फिर है जीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, टनल डायोड, LED। इनके बारे में क्या है, ये सारे डायोड हैं अलग अलग तरह के, हर का अलग अलग काम है। जैसे जीनर डायोड है, इसका काम है हमारा रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो हमारा रेगुलेटर होता है, ठीक है। वैरेक्टर डायोड एक कैपेसिटर की तरह, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो इनमें क्या करना है, इन सारे डायोड में कोई एक डायोड आपका आ सकता है, LED आ सकती है, टनल डायोड आ सकता है। तो ये कोई बहुत डिटेल में नहीं आएगा, बुक में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ये आपका शॉर्ट आएगा, क्योंकि ये तो अभी सेकेंड ईयर में आप फिर से पढ़ोगे ये सारे डायोड डिटेल में। तो अगर इनमें से कोई आता है तो आपको क्या करना है, इनका केवल सिंबल जो होता है ना डायोड का सिंबल, वो याद करना और उसका डायग्राम याद करना, और उसके चाहे सारे भी मत करना, 5 में से 2 या 3 कर लेना, कोई नहीं, और आप इनका डायग्राम याद कर लेना। अगर डायग्राम ज़्यादा टफ लग रहा है तो करेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना, कुछ इनके बारे में थोड़ा सा याद कर लेना, और ये किस काम आता है ये याद कर लेना। उसके बाद आता है चैप्टर 5, 6, 7, ये मिक्स करके मैंने लिख दिया। इसमें आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना है। 5, 6, 7 तीनों चैप्टर ट्रांजिस्टर को इंक्लूड करते हैं। ट्रांजिस्टर को ही BJT कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो BJT में आप पूरा BJT के बारे में पढ़ लेंगे। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, कलेक्टर, बेस, ये 2 तरह के होते हैं, NPN, PNP। इनकी करेक्टरिस्टिक्स तीन तरह से बनाई जा सकती है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर का पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से ट्रांजिस्टर में से किसी एक की वर्किंग आ सकती है कि NPN की वर्किंग बताओ, PNP की वर्किंग बताओ, या फिर उनकी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स बनाओ, या फिर आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स बनाओ। इस तरह से क्वेश्चन ट्रांजिस्टर में जनरली आ जाता है। या ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। तो इसका एक डायग्राम है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह, वो डायग्राम आपको करना है कि बीच में ट्रांजिस्टर लगाना है, उसकी बाइसिंग करनी है, अच्छे से रेसिस्टर लगाने हैं उसके ऊपर नीचे, ठीक है। बाइसिंग करना का मतलब उसे वोल्टेज देनी है, जब हम उसे वोल्टेज देंगे, बाइसिंग करेंगे, तो वो एक एम्पलीफायर की तरह काम करने लगेगा। तो उसका डायग्राम आपको याद कर लेना है। जब आप डायग्राम याद कर लोगे तो उसी को देख के लिख लोगे कि रेसिस्टर लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ लगा है, इस तरह से इनपुट पे लगाया है हमने, आउटपुट पे लगाया है, इस तरह से।
ठीक है। उसके बाद इसकी एनालिसिस है ट्रांजिस्टर्स की, तो एनालिसिस पे बहुत क्वेश्चन नहीं आते, अगर कोई आएगा तो न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं एनालिसिस को। डीसी लोड लाइन है, डीसी लोड लाइन ऐसी लोड लाइन होती है जो हम करैक्टरिस्टिक पे एक लाइन खींचते हैं, उसे डीसी लोड लाइन कहते हैं। तो वो आप डीसी लोड लाइन के बारे में एक लाइन की डेफिनेशन है वो पढ़ सकते हैं और उसका डायग्राम पढ़ सकते हैं। फिर है चैप्टर 8, 9, 10, इसमें आ जाता है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पहले हमने बाइपोलर जंक्शन पढ़ा, इसमें हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। तो दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है कि BJT और FET में डिफरेंस बताइए, तो आप 5 डिफरेंस याद कर लेंगे, बुक में भी टेबल बनी हुई है वो। और FET 2 तरह के होते हैं, JFET एंड MOSFET। इनकी पहले तो फुल फॉर्म याद करेंगे, JFET क्या होता है, MOSFET क्या होता है। अब JFET 2 तरह का होता है, N चैनल, P चैनल। ठीक है, इनके डायग्राम याद करेंगे। MOSFET 3 तरह का है, NMOS, PMOS, CMOS। इनके तीनों के डायग्राम याद करेंगे और इनकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनका ग्राफ देख लेंगे, इनके बारे में कर लेंगे। इनका तीनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, BJT, FET और MOSFET का। फिर CMOS जो है, NMOS और PMOS तो एक जैसे होते हैं, CMOS थोड़ा अलग होता है। तो CMOS का जो है हम इन्वर्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आ सकता है कि CMOS का इन्वर्टर की तरह कैसे यूज़ होता है वो बताइए करके, तो उसके बारे में। और CMOS की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और CMOS की एक IC है उसके बारे में कि उसके IC में कितने पिन होते हैं ये। तो आपको ये पूरा मैंने कवर करा है ECD की तैयारी कैसे करें। तो इसमें आप हर टॉपिक को जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं उसको थोड़ा सा डायग्राम और करके सीरियसली 2-2, 3-3 लाइन उसके बारे में पढ़ लें। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप डायग्राम बना के ज़रूर आएँ अच्छे से। कोशिश करें कि डायग्राम पेंसिल से बनाएं, पेन से ना बनाएं। पेंसिल से आप मिटा के ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये वैसी ड्राइंग तो है नहीं, टेक्निकली ड्राइंग है एक तरह से ये डायग्राम बनाना। तो आप डायग्राम अच्छे से बनाएं, बुक पे ध्यान दें हर चीज़ पे, रेक्टिफायर का डायग्राम, एम्पलीफायर का डायग्राम, इनके डायग्राम पे ध्यान दें। एरो किधर लगी हुई है ट्रांजिस्टर की, ठीक है, किधर लाइन खींची है। तो ये पेंसिल से बना के प्रैक्टिस करें। जब डायग्राम बना लेंगे आप पेपर पे, बड़ा सा डायग्राम बना के आए पेज में, बीच में अच्छा सा, जैसे आ गया कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बनाइए, तो खूब अच्छा सा खूब बड़ा डायग्राम है उसका। एक बीच में पूरा पेज बीच में बनाएं, बीचों बीच। उसके ऊपर आप एक लाइन से ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन भी लिखाएंगे, ठीक है, और नीचे आप जो है और भी लिख देंगे उसके बारे में, उसकी एप्लीकेशन भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डायग्राम ठीक होना चाहिए। फिर आप डायग्राम को एक्सप्लेन करते रहिए, ठीक है। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।